हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग सेल के बारे में बहुत कुछ जाने थे। हम लोग समझे थे कि रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था, प्लांट सेल को देखा था। तो रॉबर्ट हुक सेल वॉल को देखे थे और उसको मिस अंडरस्टूड हुए थे, गलती से उसको सेल समझ लिया था। बाद में स्टडी के दौरान पाया गया कि वो सेल बाल को देखे थे, ना कि पूरे सेल को देखे थे। और ये संभव इसलिए हुआ कि साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ। हमारे पास अल्ट्रा फाइन इंस्ट्रूमेंट्स आए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को लाखों गुना बड़ा करके देखा गया। तो चूंकि जो रॉबर्ट हुक जो सेल को देखे थे, रॉबर्ट हुक जिस सेल को देखे थे, वह उसको रॉबर्ट हुक इस इमेज को 200 से 300 गुना ही तक ही मैग्नीफाई कर सके थे, 200 से 300 गुना तक ही बड़ा करके देख पाने में सक्षम हुए थे। इसीलिए वो क्लियरली पूरे सेल को नहीं देख पाए थे और उन्हें लगा था कि ये सेल ही है। लेकिन जो भी हो, सेल के बारे में उन्होंने जो बिल्डिंग ब्लॉक कहा था वो सही कहा था। हर ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे कह रहा है क्या कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसका मैग्निफिकेशन 10⁻⁹ मीटर स्केल तक होता है, यानी 1 नैनोमीटर तक। अब सोचिए कि कितने छोटे भाग को आसानी से हम लोग क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद साइंस में एडवांसमेंट हुआ, साइंस में डेवलपमेंट हुआ और उस डेवलपमेंट के बाद सेल के अलग ऑर्गेनेल्स को देखा जा सका। आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है? थीन बाउंड्री होता है दैट सराउंड सेल एंड प्रोटेक्ट सेल कंटेंट। ये एक थीन बाउंड्री होता है, एक पतली सी प्लाज्मा झिल्ली होती है, एक हल्की सी बाउंड्री होती है। जैसे आपने बैलून को देखा है, तो बैलून का जिस तरह से बैलून के अंदर का कंटेंट, बैलून के अंदर का हवा एक पतली सी प्लास्टिक की झिल्ली, बैलून की झिल्ली से घिरा होता है, ठीक उसी प्रकार पूरा सेल, एनिमल सेल एक पतली सी मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? तो उसका आंसर यह है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल कंटेंट या साइटोप्लाज्म को घेरे रखता है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेल कंटेंट या साइटोप्लाज्म को घेरे रखता है, इसीलिए हम लोग सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। 9th के बुक्स में ये सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये तो लिखा हुआ है, बट हम आपको बताते हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है या आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? तो इसका सटीक आंसर, इसका स्पष्ट आंसर ये होगा कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं कि सेल प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म को घेरे रखता है। सेल का कंटेंट, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसके साथ साथ ही सेल ऑर्गेनल यानी सेल के इनर कंटेंट को बाहर से घेरे रखता है, उसको बिखरने नहीं देता है। इसी कारण सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पॉइंट्स आप कुछ नोट करिएगा कि सेल मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट लिखिए, सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट लिखिए कि सेल मेम्ब्रेन डिफाइंस इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल। सेल मेम्ब्रेन डिफाइंस इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल। इसका मतलब हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल की इंडिविजुअलिटी को, सेल की एकात्मकता को, सेल की अपनी पहचान को, सेल की आइडेंटिटी को बनाए रखता है, इसीलिए इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, बनाए रखता है। अगला कहता है क्या कि साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म को हम लोग सेल प्लाज्मा भी कहते हैं। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या कहते हैं? सेल प्लाज्मा भी कहते हैं। उस साइटोप्लाज्म को हम लोग सेल प्लाज्मा भी कहते हैं। उस साइटोप्लाज्म को हम लोग सेल प्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म को हम लोग सेल प्लाज्मा भी कहते हैं, राइट।
साइटोप्लाज्म को हम लोग सेल प्लाज्मा भी कहते हैं। अच्छा, आगे कहता है क्या, सेल में साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। अच्छा, आगे आगे क्या कहता है, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अगला टर्म आ गया, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अभी सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी का मतलब होता है उसको अलाउ करना, टू गो पास थ्रू देम। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि अपने अंदर बाहर से किसी सब्सटेंस को आने जाने की परमिशन देना। अगर वो पूरी खुला छूट है, आप आइए जाइए कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो परमिएबल हो गया, वो तो परमिएबल हो गया। लेकिन यहां सेलेक्टिव परमिएबल कहता है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि दैट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट व्हाइल ब्लॉकिंग अदर। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक जिसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के सब्सटेंस को तो आने जाने की परमिशन होती है, वो इंटर कर सकता है, एग्जिट कर सकता है, अंदर बाहर जा सकता है, लेकिन कुछ सब्सटेंस नहीं जा सकता। कुछ विशेष गुण वाले सब्सटेंस ही अंदर बाहर हो सकते हैं। यही कंसेप्ट है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का। जैसे आपका स्कूल सिलेक्टिव परमिएबल है, आपके स्कूल में स्टूडेंट्स को निर्बाध रूप से आने जाने की परमिशन होती है आराम से, लेकिन अब उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। स्कूल के आने का टाइम हुआ, मॉर्निंग असेंबली का टाइम हुआ, तो उस समय आप आ सकते हैं। उसके बाद फिर आप क्लास में चले गए, तो सर अगर क्लास ले रहे हैं तो पूरी पीरियड आप नहीं निकल सकते हैं, है ना, आप खुला को नहीं घूम सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। आपके स्कूल में आपके साथ अगर कोई बाहर का लड़का जाएगा तो उसकी एंट्री की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ विशेष गुण वाले आपके एक आइडेंटिटी है, स्पेसिफिक आइडेंटिटी वाला सब्सटेंस ही उसके सेल के अंदर जा सकता है, आ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वाले सब्सटेंस को ही सेल के अंदर या बाहर आने जाने देता है। अब प्रश्न है कि सेल किन सब्सटेंसेस को अलाउ करता है? तो सेल अलाउ करता है स्मॉल नॉन पोलर मोलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिपोफिलिक सॉल्यूट्स। लिपोफिलिक सॉल्यूट्स ये सब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल होता है। क्या क्या बेटा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और लिपोफिलिक सॉल्यूट। जबकि ये आयंस को, आयोनाइड मॉलिक्यूल, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोनियम आयन, इसके साथ साथ लार्ज मॉलिक्यूल्स, इन सबको वो अलाउ नहीं करता है। ये इन सबको वो सेल के अंदर या बाहर आने जाने नहीं देता है, इसीलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल कहते हैं। तो यहां पर आप टर्म याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन अलाउज क्या क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम लिपोफिलिक सब्सटेंसेस, लिपिड युक्त सब्सटेंसेस, लिपोफिलिक सॉल्यूट्स टू इंटर और एग्जिट और टू पास थ्रू देम। आगे क्या कहता है? अब एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी है, कहता है क्या कि विद द हेल्प ऑफ किचन नाइफ, एक किचन नाइफ लीजिए, किचन नाइफ से एक पोटैटो के पीस को काट लीजिए, आलू को 2 भागों में काट लीजिए, इक्वल साइज का रखिए, बड़ा छोटा हो तो भी कोई बात नहीं चलेगा। पोटैटो के आलू लीजिए, आलू को 2 टुकड़ों में काट लीजिए और 2 बीकर ले लीजिए, एक को मार्क कर दीजिए ए और एक को मार्क कर दीजिए बी। एक में आप प्लेन वाटर भर दीजिए, सादा पानी डाल दीजिए, और एक में आप 20% सॉल्ट सॉल्यूशन। 20% सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब अगर आपने 100 ml पानी लिया है तो इसमें 20 ग्राम सॉल्ट डाल दीजिए। 100 ml वाटर में 20 ग्राम सॉल्ट डाल दीजिए। 20% सॉल्ट सॉल्यूशन, ज्यादा हो कम हो तो भी चलेगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ एक्सपेरिमेंटेशन 20% पर किया गया, वो आइडियल होता है समझने के लिए। अब आपने आलू के 2 टुकड़े लिए थे, आलू के एक टुकड़े को ए में डालिए और एक टुकड़े को बी में डालिए।
आलू के एक टुकड़े को ए में डाल दीजिए और एक टुकड़े को बी में डाल दीजिए, है ना। पुट अदर इन पोटैटो इन बीकर बी, बी 20% साल्ट और शुगर सॉल्यूशन और ए इन प्लेन वाटर। अब इसको लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, या इसको देखिए इसमें कुछ चेंजेज होता है कि नहीं, कुछ चेंजेज होता है कि नहीं, ठीक है, साइज में चेंज होता है कि नहीं, ऑब्जर्व कीजिए दोनों को, दोनों को। अब दोनों में जरूरी नहीं, अगर एक भी हो गया मतलब हो गया। अब क्या कहता है, अब उसके फाइनल वेट को रिकॉर्ड कीजिए। अब पहले मान लिया जो आप लिया था ये आलू, ये 30 ग्राम का था, तो ये भी पीस 30 ग्राम का था। अब आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप इसको बाहर निकालिए और इसको पहले देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, तो आप देखिएगा कि बीकर ए वाला आलू स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। आप आलू नहीं तो आप किशमिश भी ले सकते हैं, किशमिश लीजिए, ए में डालिए, बी में डालिए, ए में डालिए, बी में डालिए, एक प्लेन वाटर में डाल दीजिए और एक शुगर सोल्यूशन, वाटर सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन में डालिए। हाँ, अब ये देखिए क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, और ये देखिएगा ये श्रिंक कर जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। देखिएगा कि जो प्लेन वाटर में पोटैटो डाला हुआ था वो तो स्वेल कर गया, फूल गया है, लेकिन जो पोटैटो आपने डाला था 20% सॉल्ट सॉल्यूशन में, वो श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया। व्हाट डू यू इन्फर, इससे आपको क्या पता चला, क्या कंक्लूजन निकाला? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वेट, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके वेट में कैसे चेंज होगा? ऑल राइट, बिल्कुल सही। आपने क्या कहा, क्या सोचा होगा? आपने सोचा होगा फूल गया है, इसका मतलब है इसका वेट बढ़ गया। सपोज ये 40 ग्राम का हो गया, अब ये सिकुड़ गया है, इसका मतलब इसका वेट कम हो गया। सपोज ये 25 ग्राम का हो गया, ये फूल गया मतलब वेट बढ़ गया। अब इसका वेट कितना, 10 ग्राम बढ़ गया, और इसका वेट क्या हो गया, 5 ग्राम घट गया, है ना। चेंज इन वेट, द वेट ऑफ पोटैटो इन बीकर ए हैज इंक्रीज, ए के पोटैटो का वेट क्या हो गया, बढ़ गया, जबकि बी वाले का पोटैटो का वेट घट गया। ए वाले का बढ़ गया, बी वाले का घट गया। अब प्रश्न ये है कि ए वाले का क्यों बढ़ा और बी वाले का क्यों घटा? बीकर ए वाले पोटैटो का वेट क्यों बढ़ा, बीकर ए वाले पोटैटो का वेट क्यों बढ़ा, और बीकर बी वाले पोटैटो का वेट क्यों घटा? ठीक है, प्रश्न यही है कि बीकर ए वाले पोटैटो का वेट क्यों बढ़ा और बीकर बी वाले पोटैटो का वेट क्यों घटा? करा दिस हैपन बिकॉज सेल मेम्ब्रेन अलाउज वाटर टू मूव आउट ऑफ सेल बट नॉट शुगर मोलिक्यूल। इसका अर्थ हुआ, अभी हम पढ़े थे कि सेल मेम्ब्रेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, वाटर और लाइपोफिल्स, है ना, यानी लिपिड्स था ना, और लिपिड्स, लाइपोफिलिक सब्सटेंस इसके लिए परमिएबल होता है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये तो आसानी से सेल के अंदर या सेल के बाहर जा सकता है, लेकिन अदर नहीं। अब जो आपका प्लेन वाटर था, तो प्लेन वाटर का क्या हो गया, वाटर क्या चला गया, पोटैटो के अंदर चला गया, वाटर पोटैटो के अंदर चला गया, इसके कारण वो स्वेल कर गया। लेकिन जो आपने 20% कंसेंट्रेशन वाला सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा था, तो इसमें क्या किया था आपने, सॉल्ट मिला दिया ना, नमक मिला दिया। जब सॉल्ट मिला दिया तो इसमें पानी कम हो गया, तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या किया, वो जो पानी जो घटा, इसका जो कंसेंट्रेशन बढ़ा, उस कंसेंट्रेशन को कम करना चाहा, तो उसके लिए क्या किया, इस पोटैटो में से भी पानी को बाहर निकाल लिया। ए वाले में वाटर अंदर गया, बीकर ए वाले में जो आपने प्लेन वाटर रखा था उसमें वाटर पोटैटो के अंदर गया, जबकि बीकर बी वाले में सॉल्ट सॉल्यूशन में जो रखा था उससे वाटर बाहर निकल गया, और बाहर निकलने का क्या हो गया, ये श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया। तो ये कह रहा है क्या
कि जो दिस हैपन बिकॉज सेल मेम्ब्रेन अलाउज वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ सेल। वाटर में सेल मेम्ब्रेन वाटर को तो अंदर और बाहर आने दिया, लेकिन शुगर मॉलिक्यूल को नहीं आने दिया, सॉल्ट मॉलिक्यूल को नहीं आने जाने दिया। तो इसलिए कहता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, शुगर एंड वाटर सोल्यूबल हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस आर इम्परमिएबल टू द सेल मेम्ब्रेन। ये आपका एनसीईआरटी बुक लिख रहा है, आपका एनसीईआरटी बुक लिख रहा है। याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है क्या कि कौन सा सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के लिए इम्परमिएबल होता है। तो कौन सा इम्परमिएबल होता है? ग्लूकोज, शुगर, वाटर सोल्यूबल हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर रिपेलेंट, हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया वाटर रिपेलेंट, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के लिए इम्परमिएबल होता है। वाटर मूव्स फ्रॉम एरिया विद मोर वाटर टू लेस सोल्यूबल, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? कि सॉल्यूशन कम है। और कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट ज्यादा है। सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है, सॉल्यूशन दो चीजों का बना होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक हो गया सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट हुआ जो घोला गया, जो घुला, और सॉल्वेंट होता है जिसमें घुला। जो घुला वो सॉल्यूट, जिसमें घुला वो सॉल्वेंट। जैसे आपने क्या किया, वाटर में शुगर घोला, वाटर में शुगर घोला। देखिए आप उस वर्ड को पढ़िए, वाटर में शुगर घोला, वाटर में शुगर घोला। तो वाटर में घोला इसलिए वाटर सॉल्यूट हो गया, और शुगर घोला, शुगर सॉल्वेंट हो गया। तो अगर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, कंसेंट्रेटेड। अगर सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो डाइल्यूट। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मिलाना। अगर शुगर सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपने 20% सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था, इसमें आप पानी डालिएगा, इसका कंसेंट्रेशन घटेगा, 20 से 15% हो सकता है, 10% हो सकता है। यानी आपने इसको क्या डाइल्यूट किया, क्या डाइल्यूट किया। लेकिन 20% सॉल्ट था, आप इसमें सॉल्ट को और मिला दिया तो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, 25% हो गया, 30% हो गया। आप अगर कंसेंट्रेट बढ़ गया, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ गई, सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई, तो वो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो वही कहता है जो वाटर है क्या मूव करेगा? ये कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर मूव करेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर मूव करेगा, until concentration in both the region become equal। और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक दोनों का कंसेंट्रेशन एक जैसा नहीं हो जाए। सपोज आपने दो बीकर लिया, एक में आपने सॉल्यूशन डाल दिया, एक का कंसेंट्रेशन आप रखा 40% और एक का रखा आपने कंसेंट्रेशन 20% है, और दोनों को आपने मिला दिया। तो अब क्या हो गया? जो सॉल्यूट है ये सॉल्यूट 40% वाले से 20% वाले की ओर आएगा, यानी इसका कंसेंट्रेशन घटेगा और इसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। कब तक? जब तक कि दोनों का कंसेंट्रेशन लगभग इक्वल नहीं हो जाए। 30% जरूरी नहीं है, इक्वल अमाउंट लीजिएगा 30% होगा, नहीं तो फिर कंसेंट्रेशन डिपेंड करेगा दोनों के वाटर लिक्विड वॉल्यूम पर। तो मान लेते हैं दोनों में सेम लिया था, आपने सेम वाटर लिया था, है ना। मान लिया 50 ml वाटर इसमें भी लिया था, 50 ml वाटर इसमें भी लिया था। इसको 40% कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन बना दिया, इसको 20% कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन बना दिया। तो अब क्या हो गया? इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा? जो सॉल्यूट है वो मूव करेगा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर, और ये डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा और ये कंसेंट्रेट होना शुरू होगा। कब तक? जब तक कि दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाए। मूवमेंट
मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन कहता है, एनसीईआरटी बता रहा है, एनसीईआरटी बता रहा है ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस क्या है। तो वाटर का सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर का मूव करना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, वाटर का सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव करना, रिसना, इसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं ऑस्मोसिस कहलाता है। यू हैव लर्नड इन द एक्टिविटी ऑफ डाई स्प्रेडिंग इन वाटर एंड फ्रेग्रेंस स्प्रेडिंग इन एयर। अब कह रहा है मान लीजिए आप किसी रूम में एक जगह आप अगरबत्ती जला दीजिए या परफ्यूम रख दीजिए, एक जगह रख दीजिए परफ्यूम या अगरबत्ती, तो आप क्या पाएंगे, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि जो कोने में आपने अगरबत्ती जलाया था, जो कोने में परफ्यूम रखा था, वो धीरे धीरे करके पूरे कमरे में फैल जाता है, धीरे धीरे करके पूरे कमरे में फैल जाता है। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि जहां पर आपने परफ्यूम रखा था, जहां पर आपने अगरबत्ती रखा था, वहां पर जो परफ्यूम का सेंट था, परफ्यूम की खुशबू थी, अगरबत्ती की खुशबू थी, वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा था, और दूर स्थित कोने में उस परफ्यूम की खुशबू, उस सेंट की खुशबू कम थी। जहां पर जिस कोने में आपने अगरबत्ती जलाया वहां पर परफ्यूम या सेंट की खुशबू ज्यादा थी, अब दूर वाले कोने में कम थी। तो क्या हुआ, पास वाले में परफ्यूम की खुशबू का मॉलिक्यूल ज्यादा था और एयर का मॉलिक्यूल कम था, तो एयर मॉलिक्यूल कहां मूव किया, एयर मॉलिक्यूल मूव किया बाहर से उस परफ्यूम वाले कोने की ओर, और परफ्यूम का मॉलिक्यूल मूव किया कहां, कोने से बाहर की ओर, और ऐसा धीरे धीरे करते करते वो पूरे कमरे में फैल गया, और फिर इतना फैल गया कि उस परफ्यूम का मॉलिक्यूल का डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम हो गया, और फिर आपको खुशबू आनी बंद हो गई। तो वही कह रहा है, एयर करता है दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ड्यू टू डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन, मॉलिक्यूल के कंसेंट्रेशन का डिफरेंस कितना है। जैसे अगर आप कोने में परफ्यूम रखा था तो वहां पर परफ्यूम मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन ज्यादा था, और दूर स्थित कोने में परफ्यूम मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन कम था या जीरो था। तो कोने में परफ्यूम के पास वाले एयर के मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन और उससे दूर वाले मॉलिक्यूल, एयर के मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन का जो अंतर है, डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल एयर में 60 मॉलिक्यूल किसका मिल गया, परफ्यूम का मिल गया, और वहां 100 मॉलिक्यूल में 5 मॉलिक्यूल मिला, तो यहाँ पर कंसेंट्रेशन ज्यादा और वहां पर कंसेंट्रेशन कम। अब इन दोनों के कंसेंट्रेशन का जो डिफरेंस हुआ वो क्या कहलाया बेटा, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहलाया, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। और कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट तय करता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट तय करता है कि सॉल्यूट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो वही कह रहा है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब यहां एक डेफिनेशन आया डिफ्यूजन, यहां पर दो डेफिनेशन आ गया है, एक ओस्मोसिस और एक डिफ्यूजन। ओस्मोसिस का मतलब क्या हुआ, ओस्मोसिस क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर का मूवमेंट ओस्मोसिस कहलाता है। जबकि दो अलग अलग रीजन की, या जबकि हायर कंसेंट्रेशन रीजन से लोअर कंसेंट्रेशन रीजन की ओर सब्सटेंसेस का फ्लो डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन क्या हो गया, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल और फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। और ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन ऑलवेज अकर्स can occur even without membrane. Osmosis is the diffusion of water across selectively permeable membrane. आप ओस्मोसिस को डिफ्यूजन के टर्म में अगर डिफाइन करिएगा, ओस्मोसिस को डिफ्यूजन के टर्म में डिफाइन कीजिएगा। अब आपका ओस्मोसिस का दो डेफिनेशन हो गया। एक तो डेफिनेशन क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ वाटर
थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और दूसरा कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों डेफिनेशन लगभग एक सा है। मूवमेंट के लिए टर्म हो गया डिफ्यूजन, मूवमेंट के लिए आ गया डिफ्यूजन। मूवमेंट के लिए डिफ्यूजन, मूवमेंट का मतलब उसका कोई पैरामीटर नहीं मूव कर रहा है, लेकिन जहां आपने डिफ्यूजन वर्ड आ गया, जहां आपने वर्ड डिफ्यूजन डाल दिया, आपने डिफ्यूजन डाल दिया, इसका मतलब आपने कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगा दिया? कि तब तक मूव करेगा मॉलिक्यूल जब तक कि दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाए। आपने मूवमेंट कहा तो कोई आपने लिमिट नहीं लगाया, कोई आपने कंडीशन नहीं लगाया, लेकिन जैसे आपने कहा डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस, इसका मतलब आपने कहा, इसका मतलब आपने कहा कि जो परमिएबल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों ओर सब्सटेंसेस मूव करेगा, वो मूव कब तक करेगा? जब तक कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इक्वल ना हो जाए। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इक्वल नहीं हो जाए, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए, दोनों के यूनिट वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं हो जाए, तब तक वो मूव करेगा। इन प्लांट्स वाटर फ्रॉम सॉइल इंटर्स रूट सेल बाय ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस कहां यूज होता है? तो कह रहा प्लांट से के रूट में, प्लांट्स के रूट में सॉइल से वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा मूव करता है। सॉइल से प्लांट के रूट में वाटर, सॉइल से प्लांट के रूट सेल में वाटर मूव किसके द्वारा करता है? ऑस्मोसिस के द्वारा करता है। इस क्यों करता है? कब तक करता है? क्योंकि सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और रूट में वाटर का कंसंट्रेशन कम है। सॉइल में रूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर में और प्लांट में रूट में वाटर का कंसंट्रेशन कम है। अब यानी क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। कैसे हो रहा है? कि जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है ना लीफ से, वाटर इवेपोरेट हो रहा है लीफ से, तो वो लगातार प्लांट में वाटर की कमी करता जा रहा है। तो लगातार वाटर में, प्लांट में वाटर की कमी हो जाती है, तो वो कमी कैसे पूरा करेगा? सॉइल से ऑस्मोसिस के द्वारा रूट एब्जॉर्ब करेगा। तो सॉइल सिलेक्टिवली परमिएबल की तरह काम करके वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ऑस्मोसिस होता है। अब कह कि अ सेल केप्ट इन व्हाट इफ सेल केप्ट इन सुगर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशन। व्हाट इफ अ सेल इज केप्ट इन सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशन। क्या हो यदि आप क्या करेंगे, एक सेल को अलग अलग कंसेंट्रेशन के सॉल्यूशन में रखें, अलग अलग कंसेंट्रेशन। अब एक हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। इसमें आइसोटोनिक में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की क्वांटिटी इक्वल है। हाइपोटोनिक का मतलब, हाइपोटोनिक इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, और इस हाइपोटोनिक का मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है तो हाइपरटोनिक, सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है तो हाइपोटोनिक। अब कह रहा है क्या? सोल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम इक्वल टू सोल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर मीडियम। ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर, यहां देखिए सेल के अंदर, तो सेल के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन और सेल के बाहर वाटर का कंसेंट्रेशन अगर इक्वल है तो क्या है? देख रहे हैं कि जितना वाटर मॉलिक्यूल इन कर रहा है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। अगर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन इक्वल है तो इसमें मॉलिक्यूल का साइज अनचेंज्ड रहेगा, मॉलिक्यूल का साइज कांस्टेंट रहेगा, मॉलिक्यूल का साइज कांस्टेंट कब रहेगा? जब सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन अंदर, सेल के अंदर और सेल के बाहर इक्वल है, तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में। बट हाइपरटोनिक में क्या कहता है? अंदर सॉल्यूट ज्यादा है,
है ना, अंदर सॉल्यूट बढ़ गया। अब आपने पहले क्या किया, बाहर सॉल्यूट ज्यादा था, बाहर सॉल्यूट ज्यादा था और अंदर सॉल्यूट कम था, तो सॉल्यूट यानी वाटर क्या हो गया, बाहर की ओर निकलने लगा। यहां देखिए सॉल्यूट क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, सॉल्यूट का मूवमेंट बाहर की ओर हो रहा है, सॉल्यूट का मूवमेंट बाहर हो रहा है। जब सॉल्यूट बाहर हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, तो ये श्रिंक करेगा। क्या करेगा, श्रिंक करेगा। तो जब सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालिएगा तो सेल से वाटर निकलेगा और वो श्रिंक कर जाएगा। जैसे आपने 20% सॉगर सॉल्यूशन में या 20% सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने पोटैटो का रखा था, तो पोटैटो श्रिंक कर गया था, क्योंकि सॉल्यूट के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन कम था, जबकि सेल के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन रिलेटिवली ज्यादा था। तो वाटर क्या हो गया, सॉल्यूशन से सेल से बाहर की ओर निकल गया, इनसाइड से आउटसाइड की ओर मूव करेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड मूव करेगा, सॉल्वेंट बाहर की ओर मूव करेगा, तो वो श्रिंक करेगा। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप किसी सेल को डालिएगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि सेल के बाहर वाटर का कंसेंट्रेशन कम होता है, तो हाइपरटोनिक, है ना। यानी क्या करा, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल इज लेस देन सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक की बात करा, हाइपोटोनिक का यहां आ गया। हाइपोटोनिक का मतलब क्या हो गया, सेल के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन कम है, इसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, तो क्या करेगा, सॉल्वेंट यानी वाटर अंदर की ओर मूव करेगा। इसमें क्या था, सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो क्या हो गया, सॉल्वेंट यानी वाटर बाहर निकलेगा। यहां देख रहे हैं क्या है, सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्यूट यानी वाटर अंदर की ओर मूव करेगा। तो अगर ये सेल के अंदर वाटर मूव कर रहा है, सेल के अंदर सॉल्वेंट मूव कर रहा है, तो उस टाइप का सॉल्यूशन क्या करेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और इस केस में सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। तो अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालिएगा, श्रिंक कर जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालिएगा, अनचेंज्ड रहेगा, जबकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालिएगा तो स्वेल कर जाएगा। और इवन तो आरबीसी है, ब्रस्ट कर जाएगा। आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को अगर पानी में डालिएगा तो आरबीसी फट जाएगा। इसीलिए कहते हैं हमारे बॉडी में अगर हम खूब पानी पीते रहे तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा पानी पीने की वजह से, मिनरल कंसेंट्रेशन कम होने की वजह से हमारा जो आरबीसी है ब्रस्ट करना शुरू हो जाए। अब प्रश्न है कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, तो कहता है स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन इज ऑफ थिकनेस 7 to 10 नैनोमीटर। ये 7 to 10 नैनोमीटर का होता है, यानी 7 × 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁸ मीटर तक का होता है। सॉरी, 10⁻⁸ मीटर का होता है, गलत है, 10⁻⁸ मीटर तक का हो सकता है। इट इज मेड अप ऑफ, अब एक किसी का बना होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितना हो सकता है, 7 × 10⁹ मीटर टू 10⁻⁸ मीटर, यहां तक हो सकता है। ये लिपोप्रोटीन का बना होता है, मतलब एक एंड पर लिपिड होता है और दूसरे एंड पर प्रोटीन होता है ना। सेल मेम्ब्रेन किसी का बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। एक एंड पर लिपिड होता है और दूसरे एंड पर प्रोटीन होता है। अब इसको एक्सप्लेन कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने वाला मॉडल कौन सा है, कौन सा मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, तो उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है, आइए समझते हैं। ये एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल का मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल का मॉडल है। अब है कि सेल को फ्लूइड क्यों कहते हैं, सेल को मोजाइक क्यों कहते हैं, यानी फ्लूइड मोजाइक दो टर्म का बना है, फ्लूइड प्लस मोजाइक।
फ्लूइड प्लस मोजाइक। मोजाइक का मतलब होता है धब्बा, मोजाइक का मतलब धब्बा, तो इसको हम लोग फ्लूइड मोजाइक क्यों कहते हैं, तरल धब्बा। इसको फ्लूइड क्यों कहते हैं, मोजाइक क्यों कहते हैं, वो समझिए। पहले टिपिकल देख लीजिए, ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। आगे इसको हम लोग समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, पोस्टुलेशन। किसका पोस्टुलेशन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल का। किसका पोस्टुलेशन बेटा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या कहता है, मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाइलेयर, मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होता है। लिपिड बाइलेयर का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, टू लेयर ऑफ स्पेशल मोलिक्यूल या टू लेयर ऑफ लिपिड मोलिक्यूल। स्पेशल मोलिक्यूल मीन्स लिपिड मोलिक्यूल। 9th क्लास में है इसीलिए नाम नहीं लिखा है, 11th क्लास में ही लिख दिया है, टू लेयर ऑफ लिपिड मोलिक्यूल। यहां देखिए आपका दो लेयर दिख रहा होगा, एक लेयर इस तरफ आ रहा है और एक लेयर इस तरफ है, इसी को हम लोग कहते हैं लिपिड बाई लेयर। ये क्या है, फास्फोलिपिड बाई लेयर लिखा ना, फास्फोलिपिड बाइलेयर, जबकि एक ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। तो कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, क्या कह रहा है, मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होता है, इसका वाटर अट्रैक्टिंग हेड टू आउटवर्ड, वाटर अट्रैक्टिंग हेड बाहर की ओर आता है, बाहर की ओर आता है। ये हेड जो है, ये हेड वाला हिस्सा, ये हेड वाला हिस्सा, ये क्या होता है, वाटर लविंग होता है, वाटर अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होता है। जबकि अंदर वाला हिस्सा हाइड्रोफोबिक होता है, इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक कहते हैं, वाटर रिपेलेंट कहते हैं, और इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ये क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। तो लिपिड बाइलेयर का बाहर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा क्या होता है, बाहर वाला हिस्सा क्या होता है, वाटर लविंग, वाटर अट्रैक्टिंग या हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है बेटा, हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि जो अंदर की ओर रहता है, अंदर वाला हिस्सा हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलेंट होता है। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में कह रहा है क्या, कि मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का बना होता है, दो लेयर का बना होता है, फैट मॉलिक्यूल का दो लेयर का बना होता है, जिसमें वाटर अट्रैक्टिंग हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल बाहर की ओर होता है और हाइड्रोफोबिक या वाटर रिपेलेंट मॉलिक्यूल अंदर की ओर रहता है, विद प्रोटीन एम्बेडेड इन देम। और इसमें प्रोटीन धंसा हुआ रहता है, प्रोटीन धंसा हुआ रहता है, प्रोटीन धंसा हुआ रहता है। अब प्रोटीन आगे देखें कई तरह का होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है या चैनल प्रोटीन कहते हैं, चैनल प्रोटीन होता है, फिर चैनल प्रोटीन होता है, फिर आप इसको कह सकते हैं पोरिन प्रोटीन होता है, इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, कई तरह का प्रोटीन होता है ना। अच्छा, अब इसमें अब कह रहा है क्या, इसमें प्रोटीन धंसा हुआ रहता है, इम्बेडेड रहता है। अब कहता है क्या, कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो साइडवेज मूव कर सकता है, साइडवेज मूव कर सकता है, लेफ्ट राइट कर सकता है, लेफ्ट राइट कर सकता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव कर सकता है, फ्लिप कर सकता है, ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकता है, फ्लिप ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकता है, दाएं बाएं आगे पीछे ये भी मूव कर सकता है, फ्लिप कर सकता है, या रोटेट भी कर सकता है, वाटर मॉलिक्यूल रोटेट भी कर सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाटर का साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। कौन सा मूवमेंट हो सकता है, साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, फ्लिपिंग मूवमेंट हो सकता है, ऊपर नीचे फ्लिपिंग मूवमेंट, अप डाउन मूवमेंट हो सकता है, या रोटेशनल मूवमेंट हो सकता है। तीनों मूवमेंट के लिए सेल के अंदर मॉलिक्यूल फ्री होता है, इसीलिए इसको फ्लूइड कहते हैं। सब्सटेंस दैट फ्लो, तो फ्लूइडिटी का मतलब होता है दैट अलाउ देयर मूवमेंट, मॉलिक्यूल मूवमेंट टू अ सर्टेन लिमिट। एकदम फ्री हो गया तो गैस हो गया। अगर किसी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है फ्री टू मूव है, जहां मर्जी जाओ, एकदम आवारा,
तब तो वो गैस हो गया। जहां रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, जैसे आप लोग रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, आप कहीं आ जा नहीं सकते, आप कहीं नहीं आ जा सकते, आपकी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। स्कूल आइए, स्कूल से घर जाइए, ट्यूशन आइए, ट्यूशन से घर जाइए, फ्रेंड के पास जाइए, फ्रेंड के पास से आ जाइए, है ना, रिलेटिव के पास जाइए, रिलेटिव के पास से आ जाइए, मार्केट जाइए, मार्केट से आ जाइए, खेलने जाइए, खेल कर आ जाइए। तो एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है। अगर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है तब तो वो हो गया फ्लूइड, लेकिन अगर फ्री मूवमेंट है तो वो गैस हो गया। तो चूंकि 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 सेल मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल्स का रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है, इसीलिए किसे कहा गया? फ्लूइड मॉडल। फ्लूइड। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन इज लाइक गेटकीपर। अब जो प्रोटीन है इस मेम्ब्रेन का, जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन गेटकीपर की तरह काम करेगा। गेटकीपर की तरह काम करेगा। गेटकीपर की तरह काम करेगा का मतलब ये डिसाइड करेगा कि किस मॉलिक्यूल को अंदर आने देना है, सेल के अंदर जाने देना है, और किस मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देना है, किस मॉलिक्यूल को सेल से बाहर जाने देना है, किस मॉलिक्यूल को सेल से बाहर नहीं जाने देता है। जैसे आपके स्कूल में गेटकीपर होते हैं, आपके स्कूल में गार्ड साहब होते हैं। गार्ड साहब क्या करते हैं? वो नजर रखते हैं कि किसको अंदर जाने देना है, किसको बाहर जाने देना है, किसको अंदर जाने देना है, किसको बाहर जाने देना है। जैसे मान लिया आपका स्कूल में टाइम है, अभी स्कूल 6:30 से चल रहा है, 6:30 से स्कूल चल रहा है, तो 6:30 तक तो वो कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है बेटा जाइए, अंदर जाइए। बाहर निकलिएगा तो पूछेंगे भाई कहाँ, लेकिन अंदर है तो अंदर चले जाइए। 6:30 तक आपको कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। जैसे ही 6:35 होता है, 6:35 होता है, हो सकता है गेट बंद कर दें, कहें कहाँ। फिर अगर अंदर से परमिशन आती है, प्रिंसिपल सर परमिशन देते हैं, प्रिंसिपल सर परमिशन देते हैं कि ठीक है इसको आने दीजिए, तो आपको अंदर आने की परमिशन है। और अगर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो गेटकीपर यही काम है। तो गेटकीपर की तरह कौन काम करता है? प्रोटीन। मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है वो गेटकीपर की तरह काम करता है, और वो सब्सटेंसेस को सेल से अंदर बाहर आने जाने देता है। अब कह रहा मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड, सेल मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल्स टाइल्स की तरह, फर्श के टाइल की तरह बिछा हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, टाइल की तरह बिछा हुआ है, एक ऑर्डर में बिछा हुआ है, धब्बे नुमा रचना लग रहा है, इसीलिए इसको हम लोग मोजाइक मॉडल कहते हैं। तो फ्लूइड मतलब क्या हो गया कि चूंकि मॉलिक्यूल्स साइडवेज मूवमेंट कर सकता है, चूंकि मॉलिक्यूल्स क्या कर सकता है? साइडवेज मूवमेंट कर सकता है, फ्लिप मूवमेंट कर सकता है, रोटेट कर सकता है, इसलिए फ्लूइड कहलाया। और जबकि इनके मॉलिक्यूल्स टाइल के रूप में, मोजाइक के रूप में अवेलेबल है, इसीलिए इसको मोजाइक मॉडल कहा गया, और दोनों को मिलाकर कहा दिया गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्रेस करने वाले मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों कहा गया? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो टाइल्स के तरह, टाइल के मोजाइक की तरह, फर्श के टाइल की तरह हैं, और ये मूव कर सकते हैं, साइडवेज मूवमेंट कर सकते हैं, फ्लिप मूवमेंट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसीलिए इस मॉडल को नाम दिया गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब आगे कहता, अब अगला है कि चलिए दो सेल बात भी कर सकते हैं ना, दो सेल बात भी कर सकते हैं। भाई हमें इस चीज की जरूरत है, हमें वाटर की दिक्कत है, हमें वाटर चाहिए, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? तो कह रहा है कि लिविंग सेल कम्युनिकेट करेगा अपने सराउंडिंग के साथ साथ अपने नेबरिंग सेल के साथ भी कम्युनिकेट करेगा। किससे कम्युनिकेट करेगा? सेल मेम्ब्रेन से कम्युनिकेट करेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दो सेल पास पास है, दो से एक सेल ये है, एक सेल इसके बगल में है। अब इसको जरूरत है वाटर की, तो इस सेल से वाटर उधार ले सकता है, क्योंकि चैनल बना हुआ है। तो इस सेल, एक सेल से दूसरे सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में प्रोटीन चैनल के थ्रू सब्सटेंसेस जा सकता है, जा सकता है। एक सेल कहता है कि भाई ऐसा करो, थोड़ा सा हमको साइटोप्लाज्म दे दो। अगर इच्छा हो गई तो वो सेल कहेगा ठीक है भैया ले लो। कैसे? तो गेट खोलो, गेट कौन सा हो गया? प्रोटीन चैनल ट्रांसपोर्ट, दे दिया, दे दिया। तो इसे कम्युनिकेट करेगा सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। हाउएवर सेल ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया हैव एडिशनल लेयर आउटसाइड सेल कॉल्ड सेल वॉल। लेकिन
फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट सेल के बाहर एक और लेयर होता है, एक और टफ लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। तो प्रश्न है कि सेल वॉल होता था, क्या वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है? हाँ, प्लांट का सेल भी कम्युनिकेट कर सकता है, प्लांट का सेल भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो वो कम्युनिकेट करेगा किसके माध्यम से? उसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। चलिए एक और एक्टिविटी है, प्रिपेयर टेम्पोररी स्लाइड ऑफ ए थिन पील ऑफ ओनियन लीफ, है ना, पत्ती का प्याज का छिलका लीजिए और प्याज के छिलके की पतली सी स्लाइस काट दीजिए। ये स्कूल्स में डेमोन्स्ट्रेट होगा और हम भी इसको लेटर ऑन हम इसकी फैसिलिटी देंगे जो हमारे यहाँ ऑफलाइन आएंगे। ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी होगा, एक्सपेरिमेंट्स का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे क्योंकि यहाँ देंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और चूंकि ऑफलाइन में होता है कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ ज्यादा दिक्कत होता है, आप लोग का डाटा भी बहुत ज्यादा खर्च होगा। स्कूल्स में डेमोन्स्ट्रेशन ले लीजिएगा। तो अब कहता है प्रिपेयर ए टेम्पोररी स्लाइड ऑफ थिन पील ऑफ ओनियन लीफ और रोयो लीफ या ओनियन लीफ का स्लाइड लीजिए, माउंट विद सैफ्रानिन सॉल्यूशन में इसको डालिए, उसके ऊपर कवर स्लिप रख करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा क्या कीजिए? चिक सेल का स्लाइड बनाइए। इसके लिए क्या कीजिए? एक टूथपिक लीजिए, कॉटन स्वैब लीजिए, कॉटन स्वैब से गाल के अंदर वाले हिस्से को रगड़िए तो उसमें थोड़ा सा क्या आ जाएगा? चिक का सेल आ जाएगा। या कोई चिकना सा जो कम नुकीला हो वो सब्सटेंस लीजिए, गाल के अंदर रगड़िए, वहां से चिक सेल लीजिए, ब्लंट टिप ऑफ टूथपिक का लीजिए, उससे चिक सेल को लीजिए और चिक सेल को क्लीन ग्लास स्लाइड पर रखिए, उस पे 1-2 बूंद पानी डालिए और मेथिलीन ब्लू का कुछ ड्रॉप डालिए और उसको कवर स्लिप पर रखकर ऑब्जर्व कीजिए। तो कुछ ऐसा आपका ओनियन सेल दिखेगा और ये आपको चिक सेल दिखेगा। तो आपको क्या दिखेगा? ओनियन पिल सेल और रोयो पिल सेल्स बॉक्स शेप्ड। ये बॉक्स शेप्ड का है, इसमें आपको रेगुलर पैटर्न दिखेगा, एक नियमित रचना दिखेगी, जबकि चिक सेल में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं दिखता है, किसी भी तरह का हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? ये इरेगुलर क्यों है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? अभी फ्लूइड मोजाइक मॉडल में हम बात किए थे कि सेल मेम्ब्रेन अपना शेप चेंज कर सकता है, एक लिमिट तक अपना शेप चेंज कर सकता है, क्योंकि सेल के अंदर का मॉलिक्यूल थोड़ा मूवमेंट कर सकता है, फ्लिप कर सकता है, साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, रोटेट कर सकता है। तो इसके कारण इसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है, जबकि ये सेल वॉल का बना होता है, सेल वॉल रिजिड होता है, वो इसके शेप को चेंज नहीं करने देता है, इसीलिए इसका शेप फिक्स होता है। अब वही कह रहा है क्या कि रोयो लीफ पिल या ओनियन पिल, इसका एक ओनियन पिल लीजिए, ओनियन पिल का एक स्लाइड बनाइए, अनियन पिल का लीजिए और एक चिक सेल लीजिए, गाल का चिक सेल लीजिए। अब दोनों सॉल्यूशन को फिर से 20% शुगर मतलब स्लाइड पर रखिए, और स्लाइड पर पहले वाटर रखा था ना आपने, अब क्या लीजिए? वाटर पर आप 20% शुगर सॉल्यूशन डालिए, ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने पर आपको ऐसा ये आपको दिखेगा, ये दिखेगा आपको ओनियन सेल। ये क्या दिखेगा आपको? ओनियन सेल। ये ऐसा ओनियन सेल आपको दिखेगा, ये ऐसा आपको ओनियन सेल दिखेगा, ठीक है, ये ओनियन सेल दिखेगा। इसमें ये और ओनियन सेल को और अगर मैग्नीफायर देखिएगा तो ऐसा इसलिए दिखेगा कि ये हो रहा है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो ओनियन सेल है इसका सेल कंटेंट क्या हो रहा है? श्रिंक कर रहा है। जब आपने 20% शुगर सॉल्यूशन में या 20% आप सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो ओनियन सेल होता है वो सेल मेम्ब्रेन सेल कंटेंट श्रिंक कर जाएगा। सेल वॉल तो वही है, सेल वॉल तो इंटैक्ट है, सेल वॉल चेंज नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है? सेल कंटेंट श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया और यहां पर जगह बन गया।
तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच गैप बढ़ गया। जब आप इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालिएगा तो क्या हो जाएगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का गैप बढ़ जाएगा, यानी यहां भी सेल श्रिंक करेगा, लेकिन चूंकि बाहर टफ सेल वॉल है इसीलिए पूरा सेल श्रिंक नहीं करेगा, सिर्फ सेल कंटेंट श्रिंक करेगा। और सेल श्रिंक कंटेंट करेगा, इसमें वही करा, सेल श्रिंक कंटेंट करेगा तो ओनियन कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें क्या करेगा कि बाउंड्रीज ऑफ प्लांट सेल रिमेन सेम बट इनर कंटेंट श्रिंक एंड स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्री इज इंक्रीज, है ना, इनर एंड आउटर बाउंड्रीज इंक्रीज कर रहा है। आप यहां कंपेयर कीजिए और यहां कंपेयर कीजिए, ये यही वाला है। देखिए पूरा सेल कंटेंट पूरा फैला हुआ है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही आपने उसको 20% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला तो क्या हो गया कि इनर कंटेंट क्या हो गया, श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया, और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच गैप बढ़ गया। अब चूंकि ये सेल वॉल है इसीलिए ये आपको श्रिंक करता हुआ नहीं दिखेगा, जबकि चिक सेल में देखिएगा कि सेल अरेंजमेंट है, चिक सेल में देखिएगा कि सेल के बीच गैप बढ़ गया। चिक सेल हैव श्रंक कंसिडरेबली, चिक सेल श्रिंक कर जाएगा, चिक सेल सिकुड़ जाएगा, और चिक सेल सिकुड़ने के कारण दो सेल के बीच का गैप बढ़ जाएगा। तो एनिमल सेल का साइज वेरी करता है। एनिमल सेल चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है इसलिए एनिमल सेल का शेप चेंज होता है, वेयर प्लांट सेल का शेप चेंज नहीं होता है क्योंकि सेल वॉल का बना होता है। ये टिपिकल सेल वॉल है, ये टिपिकल सेल वॉल है। मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, और फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे क्या कहता है, इन जनरल प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपका एनसीईआरटी बुक कहता है कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जनरली नहीं जा सकता, सो दे नीड रिजिड स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लाइक विंड एंड रेन। क्योंकि प्लांट छिप नहीं सकता, ये आपका एनसीईआरटी बुक कहता है प्लांट छिप नहीं सकता, ठंड से अपने आप को नहीं बचा सकता, पानी से अपने आप को नहीं ढक सकता, इसीलिए प्लांट सेल रिजिड होता है, कठोर होता है, ठोस होता है। प्लांट्स हैव एडिशनल कवरिंग, तो इसे बचाव के लिए प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल होता है, कवरिंग होता है, उसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या हो गया, कवरिंग, टफ कवरिंग आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन, टफ कवरिंग आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन, टफ कवरिंग आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल हेल्प लीव्स एंड फ्लावर रिमेन फर्म। सेल वॉल लीव्स और फ्लावर को कठोर बनाए रखता है, लीफ कड़ा होता है ना, लीफ कड़ा होता है, फ्लावर सीधा खड़ा रहता है। तो वो क्यों रहता है, क्योंकि सेल वॉल उसको मजबूत बनाए रखता है। अब कहिए कि सर जब मुरझाता है तो गिर क्यों जाता है, तो मुरझाता है तो दो सेल के बीच का गैप बढ़ जाता है, दो सेल के बीच का गैप बढ़ जाता है, ना कि जब वाटर की कमी हो जाएगी ना तो ये वाला गैप बढ़ेगा, ये गैप बढ़ेगा, इस सेल और इस सेल के बीच दूरी बढ़ेगी। ये सेल नहीं सिकुड़ेगा, ये ढीला हो जाएगा हल्का सा। ये वाटर के कारण रिजिड होता है, पानी इसमें भरा रहता है, वाटर इसमें भरा रहता है। जब वो सूखेगा, मुरझाएगा तो इसके अंदर का पानी निकल जाएगा, जब वाटर निकल जाएगा तो इसके अंदर एयर आ जाएगा, और जब एयर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये विथस्टैंड कर जाएगा, मुरझा जाएगा ये। ठीक है, आगे क्या कहता है, मेंटेन देयर शेप, है ना। सेल वॉल मेंटेन देयर शेप, हेल्प्स प्लांट टू स्टे अपराइट, उसको सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। अल्दाउ रिजिड द सेल वॉल परमिएबल, रिजिड द सेल वॉल इज परमिएबल, यानी जो रिजिड सेल वॉल होता है वो परमिएबल होता है। रिजिड सेल वॉल परमिएबल होता है, परमिएबल इसलिए होता है कि दो सेल वॉल के बीच गैप होता है। अभी जितना ज्यादा रिजिड होगा उतनी ज्यादा परमिएबिलिटी होगी। परमिएबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंसेस आ जा सकेगा, और उसको परमिएबिलिटी कौन प्रदान करता है, और प्लाज्मोडेस्माटा। आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, सेल ऑर्गेनल दैट कनेक्ट टू सेल्स। देखिए इसमें आपको दिख रहा है
इसमें आपको दिख रहा है ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ये जो है ना ये प्लाज्मोडेस्माटा है, हेमीसेलुलोज प्लाज्मोडेस्माटा, ये पैक्टिन हो गए, ये प्लाज्मोडेस्माटा ही होता है, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। परमिएबल विच मीन्स वाटर एंड सम डिजॉल्व मिनरल्स कैन पास थ्रू इट। कहता है क्या कि रिजिड सेल वॉल परमिएबल होता है, रिजिड सेल वॉल परमिएबल होता है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, जबकि सेल वॉल परमिएबल होता है। इसका अर्थ है कि डिजॉल्व मिनरल आसानी से सेल के अंदर बाहर जा सकता है। Along with selective permeability of the cell membrane, permeability of cell wall helps plant root to absorb water and nutrient from the soil. परमिएबिलिटी के साथ साथ सेल वॉल चूंकि परमिएबल होता है तो सेमी परमिएबिलिटी सेल वॉल परमिएबिलिटी के कारण सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ परमिएबल सेल मेम्ब्रेन के कारण रूट से क्या होता है, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब होता है, प्लांट में अपवर्ड मूवमेंट होता है। चलिए इसमें वही टर्म हम पढ़े थे कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल रिमेन उसको शेप को बनाए रखता है, अंदर का कंटेंट बेशक श्रिंक कर गया लेकिन सेल अपना शेप नहीं बदलेगा, सेल अपना साइज नहीं बदलेगा। और लास्ट में एनिमल सेल्स सच एज चिक सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। चिक सेल या एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, इसीलिए जब उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखिएगा तो वो सिकुड़ जाएगा। रिजिड सेल विदाउट रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजीली। क्योंकि एनिमल सेल में रिजिड सेल वॉल नहीं होता है इसलिए एनिमल सेल अपनी शेप को इजीली चेंज कर सकता है। सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू। और जो सेल वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी है, सेल वॉल की जो शेप चेंज करने की एबिलिटी है, ये क्या करता है, एनिमल टिश्यू के फंक्शनिंग में, एनिमल टिश्यू के ओवरऑल मूवमेंट में हेल्प करता है। यानी एनिमल टिश्यू हम मूव कर सकते, जैसे हमारा ये हाथ मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि हमारा जो मसल्स का जो सेल है, ये सेल क्या करता है, फ्लेक्सिबल है, लचीला है, ये फैल और सिकुड़ सकता है। तो शेप चेंज करने की एबिलिटी जो है क्या करता है, सेल को इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण टिश्यू आसानी से मूवमेंट कर सकता है। वेयरएज प्राइमरी सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरी मेड अप ऑफ सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है जो कैसे बनता है, ग्लूकोज के काफी मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के जो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो सेलुलोज बना देता है। क्या बनाता है, सेलुलोज इज फॉर्म्ड बाय मेनी यूनिक लिंकिंग मेनी ग्लूकोज यूनिट। काफी सारे ग्लूकोज यूनिट आपस में लिंक कर जुड़कर सेलुलोज बनाता है। काफी सारे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर क्या बना देता है, सेलुलोज बना देता है। हमारे भोजन में, हमारे फूड में सेलुलोज रफेज की तरह काम करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, जो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम की सफाई में मदद करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया ऑल्सो हैव सेल वॉल। फंजाई और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और सेल वॉल प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। आगे हम लोग अभी सेल वॉल के बारे में और भी पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सेल वॉल के बारे में तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं बेटा, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, हमको इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, इसको पूरा समझना है। मिडिल लैमेला क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फिर समझेंगे किस चीज का बना होता है। दो सेल के भी देखिए, पैक्टिन है, सेलुलोज। तो करा सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल किसका बना हुआ है, पैक्टिन, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज का बना होता है। इसमें सोल्यूबल प्रोटीन भी पाया जाता है। अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे।
आज के लिए इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।